Hello, good afternoon students. Let's start with रोल्स थ्योरम. हाँ जी, रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है. रोल्स थ्योरम है इफ़ एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, एफ इज डेरिवेबल ऑन ए बी, f of a is equal to fb, then there exists at least one real number c lying between a and b such that f is equal to 0. देखो हमारे पास फंक्शन f डिफाइंड है क्लोज्ड पे, मतलब कि उसकी क्लोज्ड इंटरवल पे फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं. f कंटिन्यूज है क्लोज्ड पे इंटरवल ए बी पे, पूरे इंटरवल पे, मतलब कि इंटरवल के हर एक पॉइंट पे. f डेरिवेबल है ओपन पे, ओपन इंटरवल में से a और b पॉइंट निकल जाते हैं, बाकी सारे अंदर के पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे. एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. अगर हम फंक्शन में ए और बी पुट करते हैं तो दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है. अगर ये कंडीशन होल्ड करती है ना, तब उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाती है. रोल्स थ्योरम क्या कहती है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी, कम से कम एक नंबर तो आएगा ए और बी के बीच में से सी, सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो होगा. ठीक है. अब प्रूफ इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. देखो प्रूफ, सिंस द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, स्टेटमेंट में गिवन है कंटिन्यूस है और क्लोज्ड इंटरवल पे है, तो इसका मतलब बाउंडेड हो गया. अब बाउंडेड हो गया तो इसका मतलब अपने बाउंड अटेन करेगा. बाउंड मतलब कि इसकी एक सुप्रीमम वैल्यू आएगी, एक इन्फीमम वैल्यू आएगी. तो हमने सी और डी कोई भी, अब जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी तो इंटरवल में से ही आएगी ना, तो हमने सी और डी हमने लिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में से, सच दैट फंक्शन की वैल्यू सी पे आ जाएगी कैपिटल एम एंड फंक्शन की वैल्यू डी पे आ जाएगी स्मॉल एम. मतलब सी पे फंक्शन सुप्रीमम दे रहा है और डी पे फंक्शन इन्फीमम दे रहा है, मतलब छोटी वैल्यू. अब हमने लिया दो केसेस अराइज होंगे इसमें, एम इक्वल टू एम, मतलब जब सुप्रीमम और इन्फीमम सेम हो जाए. अब देखो जब सुप्रीमम और इन्फीमम सेम हो गया, उसका मतलब कि उस इंटरवल में एक ही पॉइंट पड़ा था. अब एक ही, क्योंकि अगर दो पॉइंट भी हमारे पास होते हैं ना, वो कंपेरेबल होते हैं रियल लाइन में, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. अब कह रहा है कि छोटा और बड़ा दोनों सेम है, इसका मतलब पॉइंट ही एक पड़ा तो वो कैसा है, कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कैसा हो गया, जीरो. इस केस में हमारे थ्योरम प्रूव है. अब वो कहता है कि m नॉट इक्वल टू m, जब कैपिटल M स्मॉल m के इक्वल ना हो, तो एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देयर फॉर आइदर m और m इज डिफरेंट फ्रॉम एफ ए और एफ बी. कह रहे कि एफ ए और एफ बी तो इक्वल है, या तो फिर कैपिटल M या फिर स्मॉल m, वो एफ ए या एफ बी से अलग होगा. एफ ए एफ बी का मतलब है कि एंड पॉइंट पे तो वैल्यू सेम दे रहा है, और वो कह रहे हैं कि m जो कैपिटल M है वो सुप्रीमम वैल्यू दे रहा है, तो एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है. तो इसका मतलब एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम, मतलब दोनों इंटरवल के एंड पॉइंट पे वो पहले वाले एंड पॉइंट पे भी 2 दे रहा है फंक्शन, दूसरे वाले एंड पॉइंट पे भी 2 दे रहा है. तो हमने कहा अब 2 और 2 में से तो कोई मैक्सिमम नहीं बना ना, तो हमने m को मैक्सिमम बोला कि वो इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट है जिस पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. तो वो मैक्सिमम वैल्यू फिर ना तो फिर एफ ऑफ ए की इक्वल आएगी, ना ही वो एफ ऑफ बी की इक्वल आएगी, क्योंकि एफ ए और एफ बी पे वैल्यू सेम है. तो हमने मान लिया कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी. अब हमने ऊपर ये सपोज किया था कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम, मतलब इंटरवल के पॉइंट सी पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू देता है. देयरफॉर सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ ए एंड बी, ए और बी से डिफरेंट भी कर दिया क्योंकि ए और बी पे तो वैल्यू सेम आ रही थी. और सी जो हमारा ना वो इंटरवल के बीच में से आ रहा था, ओपन इंटरवल में से. अब सिंस एफ ऑफ सी द सुप्रीमम, अब एफ ऑफ सी सुप्रीमम है, इसका मतलब इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन लेस रहेगा, किससे, इंटरवल के उस पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है सी पे. तो हमने लिख दिया एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, मतलब फंक्शन की वैल्यू हर एक एक्स बिलोंगिंग टू ए बी के लिए लेस किससे रहेगी, एफ ऑफ सी से, क्योंकि एफ ऑफ सी क्या है, सुप्रीमम. अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने दो केसेस बनाए. अब देखो इंटरवल में सी पॉइंट पड़ा है, तो इसका मतलब उसके लेफ्ट में भी कुछ नंबर्स पड़े होंगे और राइट में भी कुछ नंबर होंगे सी के. तो जो सी के लेफ्ट में पड़े हैं तो एफ ऑफ सी माइनस एच इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी हो जाएगा, और जो राइट में पड़े हैं एफ ऑफ सी प्लस एच उससे लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी हो जाएगा, क्योंकि सी पे मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की. तो राइट पे और लेफ्ट में जितने भी नंबर पड़े हुए हैं उसमें मैक्सिमम से तो कम ही होएगी ना जो भी वैल्यू होएगी. ठीक है. तो हमने क्या किया, दोनों तरफ एफ ऑफ सी दूसरी साइड ले गए इन माइनस में. फिर हमने क्या किया, एक तरफ तो माइनस एच लेस देन जीरो से डिवाइड कर दिया एक बार, एक तरफ एच ग्रेटर देन जीरो से डिवाइड कर दिया. अब हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिखा है, एक पार्ट देखो,
एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू जीरो, डिवाइड किया उसको फिर लेस देन जीरो से, लेस देन इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो मिल के क्या बन गया, ग्रेटर बन गया। तो हमने लिख दिया एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिमिलरली राइट हैंड साइड में हमारे पास था एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू जीरो, उसको h ग्रेटर देन जीरो से डिवाइड किया। अब यहाँ पे तो नेगेटिव ही रहा क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में नेगेटिव टर्म पड़ी है, नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ गई, तो ये तो लेस ही रह गया। तो इसको लिया हमने एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट केस है, देखो नेक्स्ट में हमने क्या किया, दोनों तरफ लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो करी। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, राइट हैंड साइड में हमारा लेस देन इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, क्योंकि वहाँ पे हमने c माइनस एच लिया था, c के लेफ्ट से पॉइंट उठाए थे, तो वो एल ऑफ एफ डैश सी आएगा लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव। और यहाँ पे जो हमने राइट हैंड साइड में c प्लस एच, सी के राइट से पॉइंट उठाए थे, वो आ जाएगा आर ऑफ एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू जीरो। अब हमने बोला कि सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू सी, अब डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है सी पॉइंट पे और उसकी मतलब हमने ये भी निकाल ली, लिमिट भी निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वो कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है डेरिवेटिव की, तो हम क्या करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट सेम होती है। तो लेफ्ट एल ऑफ एफ डैश सी इक्वल टू आर ऑफ एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी होना चाहिए, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, हमने बोला एफ डैश एक्स। लेकिन ये इक्वल कैसे आएगा, हमने तो बोला लेफ्ट वाली ग्रेटर है और राइट वाली लेस है, तो इसके लिए सिर्फ क्या होना चाहिए हमारे पास, फिर एक ही केस बचता है हमारे पास कि एफ डैश सी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एफ डैश डी ज़ीरो for all d belonging to AB, hence there exists at least one C belonging to AB such that f dash equal to 0। हाँ जी, उसके बाद है अनदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम, ये इसी लाइन पे प्रूफ हो जाएगी, सेम है बिल्कुल। सिर्फ यहाँ पे B के प्लेस पे A प्लस एच गिवन है और C के प्लेस पे A प्लस थीटा एच गिवन है, और ठीक है वही है। एफ बी फंक्शन डिफाइंड क्लोज इंटरवल A कोमा A प्लस एच सच दैट एफ कंटिन्यूज ए क्लोज्ड इंटरवल A कोमा A प्लस एच पे, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल A कोमा A प्लस एच पे, एफ ऑफ A इक्वल टू एफ ऑफ A प्लस एच, then there exists at least one real number theta such that 0 less than theta is less than 1 such that f thus a plus theta is equals to 0। उसके बाद है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, लेट ए बी रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ इन इंटरवल ए बी। अब हमने ना ए बी को एक ग्राफ बना दिया ए और बी के बीच में फंक्शन का, सच दैट द ऑर्डिनेट्स एट ए एंड बी आर इक्वल। ऑर्डिनेट का मतलब है जो वाई की वैल्यू आ रही है ना ए बी पे, ऑर्डिनेट मीन्स होता है जो वाई की वैल्यू है। वाई की वैल्यू कैसी आएगी, फंक्शन में हम वो पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे और भी पुट करेंगे एफ ए पी, वो वाई की वैल्यू जाएंगी। ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है वाई की वैल्यू और एब्सिसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। एज एफ पोसेस डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने बोला था कि फंक्शन कंटिन्यूस होता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डेरिवेबल होता है ओपन इंटरवल ए बी पे, तो ये कह रहा है कि एफ पोसेस डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी ओपन इंटरवल, देयरफॉर ए यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी एज। तो हमने ना टेंजेंट ड्रॉ कर दी, जहाँ जहाँ पे देखो फंक्शन को कर्व आ रहा था ना, जहाँ जहाँ पे कर्व था, देखो एक टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब टेंजेंट क्या होती है, लाइन ही तो होती है जो जहाँ फंक्शन का एक एज लग रहा होता है। जैसे आप पैराबोला का ग्राफ होता है, तो उसको अगर हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो वाई एक्सिस उसको टेंजेंट होती है। ऐसे देखो इस पर इसने दो टेंजेंट बनाई हुई हैं, सी पे बनाई हुई है, फिर ये मिड में बनाई हुई है, ठीक है। अब ये कहता है एज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी lying between A and B so that the tangent as C is parallel to x axis। मतलब जैसे हम थ्योरम में बोलते हैं ना कि टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू, जैसे हम क्या कहते हैं कि जो सी पॉइंट है ना उस पर हमारा डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब है कि जो भी टेंजेंट आएगी ना वो किसके पैरेलल आएगी, हमारी एक्स के पैरेलल आएगी, क्योंकि एक्स वाली लाइन ही तो उसको हमारा सोल्यूशन चल रहा है एक तरीके से। तो हाँ जी, एट सच पॉइंट एफ डैश इक्वल टू जीरो, हैंस ज्योमेट्रिकली वी से दैट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में देयर लाइज एटलीस्ट वन पॉइंट सी एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब वही है जैसे हम उस थ्योरम में बोल रहे हैं ना कि ओपन इंटरवल ए बी में से कोई सी पॉइंट आएगा सो दैट फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट जीरो हो जाएगा। ये वही चीज़ है कि जो हमारा जहाँ पे टेंजेंट आएगा ना, कि सी पॉइंट जहाँ पे भी आएगा एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वहाँ पे क्या आएगी, जहाँ पे वो एफ डैश सी जीरो होगा वहाँ पे जो टेंजेंट आएगी ना वो क्या आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी।
ये कह रहा है, देखो इसने दो बनाई हुई है टेंजेंट, एफ ए के बाद बनी हुई है, एक ऊपर और एक नीचे बनी हुई है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है, अच्छा रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन है, ये कहाँ कहाँ होल्ड नहीं करेगी। अगर फंक्शन कंटिन्यूज ना है क्लोज इंटरवल ए बी पे, अगर फंक्शन डेरिवेबल ना है ओपन इंटरवल ए बी पे, और फंक्शन में अगर एंड पॉइंट रखे तो वैल्यू इक्वल आए। देखो इसने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू 2x, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, 3 when x is equal to 1. Here f is not continuous at x equal to 1 and f dash x नॉन जीरो। अब देखो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। देखो आप x इज इक्वल टू 1 पे जब लेफ्ट से अप्रोच कराओगे इसको, तो 2x में देखो x की जगह पे 1 पुट करोगे 2 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 1 है तो 3 है। लेकिन और लिमिट एग्जिस्ट कंटिन्यूटी के लिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना दोनों साइड की, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक तो सेम हो, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट वो भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो 2 आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट 1 पे 3 आ रही है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम इस पर नहीं लगेगी। उसके बाद सेकेंड है, जो हमारा फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता ओपन इंटरवल ए बी में। अब जो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, मॉड एक्स है सॉरी फंक्शन, इस पे मैंने तुम्हें एग्जांपल में शायद पेन से लिख के दिखाया था ना, मॉड एक्स हमारा डेरिवेबल नहीं होता है क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, जब एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है 1,2 पे, 1 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 पे वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड पॉइंट सेम नहीं है, तो डेरिवेटिव कहाँ से एग्जिस्ट कर जाएगा, हैंड्स। और इसका वैसे भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आ जाएगा, वो कभी भी क्या जीरो तो होएगा ही नहीं, 1 तो कभी भी जीरो नहीं होगा। उसके बाद अच्छा कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करनी है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। फर्स्ट मेथड में वो कहता है टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी वेयर इफ वी चेक 3 थिंग्स, 3 चीज़ें। फर्स्टली एफ इज़ नॉट इनफाइनाइट इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, भाई उसकी ना कुछ फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर दे जिसको हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफाइंड हो उस इंटरवल पे। सेकेंड है कि कोई इमेजिनरी वैल्यू ना आए, मतलब आयोटा टाइप की कोई वैल्यू ना आए। थर्ड है एफ एक्स का ना कोई ब्रेक ना आए, जैसे देखो ये जो इसने पहला लिया हुआ था ना फंक्शन, ये कंटिन्यूटी के लिए 1 रिमार्क में 1 रिमार्क है, इसको ना इसने 1 पे ब्रेक किया हुआ है। 1 के लेफ्ट में वैल्यू 2x दे रहा है और 1 पे वैल्यू कितनी दे रहा है 3। अगर ऐसा कुछ ब्रेक आता है ना तो हमारा वो कंटिन्यूटी नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकेंड मेथड, क्या कह रहा है, अगर कोई पोलिनोमियल है हमारे पास, पोलिनोमियल इस टाइप के होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के, देन इट इज़ कंटिन्यूस। पोलिनोमियल तो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। और उसके बाद सेकंड है, अगर पोलिनोमियल नहीं है, एक्स प्लस 1/x टाइप है या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 साइन टर्म्स हैं, कोई लोगरिथमिक टर्म है, कोई एक्सपोनेंशियल है, देन फाइंड उसका डेरिवेटिव फाइंड करो। अगर उसका डेरिवेटिव फाइनाइट है, डेफिनेट है, फाइनाइट का मतलब कि कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, डेफिनेट इन रियल ए बी, देन एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ए बी एंड हैंस कंटिन्यूस। तो डेरिवेबल हो जाता है, डेरिवेबल हो जाता है तो कंटिन्यूस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेबिलिटी कैसे चेक करनी है एफ एक्स इन ए बी। इफ़ एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स देन एफ एक्स इज डेरिवेबल। देखो जो पोलिनोमियल होता है वो डेरिवेबल भी होता है और वो हमारा कंटिन्यूस भी होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर पोलिनोमियल नहीं है तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइनाइट डेफिनेट आना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, तो डेरिवेबल हो जाता है। उसके बाद इसने नोट दिया हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस इन ओपन में। जब अब देखो क्लोज्ड में तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है ना, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और ओपन में ये 2 पॉइंट निकल जाते हैं एंड वाले। फंक्शन डेरिवेबल है क्लोज्ड में तो ओपन में भी डेरिवेबल होगा। पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं इस टाइप के a0 + a1x + an(x) एंड सोन, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होते हैं डेरिवेबल भी होते हैं। एवरी डेरिवेबल का फंक्शन कंटिन्यूस होता है एंड सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। ओके, थैंक यू।